हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है नई दिल्ली भारत, बी ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी अमेरिका, सी ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, डी ऑप्शन है लंदन ब्रिटेन। तो ऑप्शन आपका सही है ए, नई दिल्ली भारत। अब आगे देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री। जून 2023 में इंडस एक्स की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान हुई। इसका उद्देश्य क्या है? रक्षा नवाचार में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? आईडेक्स, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, यूएसडीओडी अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा, यूएसआईबीसी अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा, एसआईडीएम भारतीय रक्षा निर्माता संघ द्वारा। अब वर्तमान में जान लेते हैं क्या है। दूसरा इंडस एक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे देखते हैं इसका मुख्य विषय क्या है। रक्षा नवाचार में सहयोग को मजबूत करना, उभरती हुई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना। अगला पॉइंट है रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं को लचीला बनाना। अगला पॉइंट है भारत अमेरिका सैन्य अंतर संचालन को बढ़ाना। प्रमुख भागीदार इसमें कौन कौन से हैं? भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री, रक्षा उद्योग के प्रतिनिधि, निवेशक, शोधकर्ता, तकनीकी इंक्यूबेटर, उद्योग समूह और सरकारी अधिकारी इसमें शामिल हैं प्रमुख भागीदारों में। अब आगे देख लेते हैं इसकी उपलब्धियां। कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, संयुक्त रक्षा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट है रक्षा नवाचार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पहलों की घोषणा की गई। अब इसका निष्कर्ष क्या है? इंडस एक्स शिखर सम्मेलन भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला पॉइंट है रक्षा नवाचार में दोनों देशों की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देगा। अब आगे देख लेते हैं अगली न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पहली बार कब मनाया गया था। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है वर्ष 1999, बी ऑप्शन है वर्ष 2000, सी ऑप्शन है वर्ष 2005, डी ऑप्शन है वर्ष 2008। तो ऑप्शन आपका सही है बी, वर्ष 2000 में। अब आगे देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आंदोलन बांग्लादेश से शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समाज में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करता है। 21 फरवरी 1952 को बांग्लादेश में बंगाली को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए छात्रों ने प्रदर्शन किया था। वर्ष 1999 में यूनेस्को ने 30वें यूनेस्को आम सम्मेलन में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया। अगला पॉइंट है वर्ष 2000 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित किया था। अब वर्तमान में जान लेते हैं 21 फरवरी 2024 को बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा एक स्तंभ है विषय के साथ मनाया गया। अब आगे देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, भाषाई विविधता को संरक्षित करना, मातृभाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। अब कार्यक्रम क्या हुए हैं इसमें? विभिन्न देशों के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बहुभाषी शिक्षा पर चर्चा होती है, भाषाओं के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। आज की चुनौतियाँ क्या हैं? वैश्वीकरण के कारण अंग्रेजी के प्रभाव का बढ़ना, डिजिटल दुनिया में भाषाओं का उपयोग बदल रहा है, कई भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर है। अब आगे का रास्ता देख लेते हैं क्या हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं का उपयोग करना चाहिए, स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगला पॉइंट है लोगों को अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। अब अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का शुभारंभ कब किया गया था। अब ऑप्शंस देख लेते हैं।
ए ऑप्शन है वर्ष 2014, बी ऑप्शन है वर्ष 2015, सी ऑप्शन है वर्ष 2016 और डी ऑप्शन है वर्ष 2017। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है आपका, वर्ष 2015। अब आगे जान लेते हैं इसके बारे में। 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में COP21 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, सदस्य देशों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करना। अगला पॉइंट है सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास और हस्तांतरण को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। इसके सदस्य हैं 121 सदस्य देश हैं, जिनमें माल्टा 119वां ISA अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला देश बना। अब आगे देख लेते हैं। सदस्य देशों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय देश, दूसरा है गैर उष्णकटिबंधीय देश। इसकी संरचना क्या है? इसमें एक विधानसभा है, वो विधानसभा में जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व होता है। कार्यकारी परिषद जो नीतियां और कार्यक्रमों का विकास करता है। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है। अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक हैं। अब इसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं देख लेते हैं। 1 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य वर्ष 2022 में पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का नया लक्ष्य वर्ष 2030 तक निर्धारित किया गया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए कई पहलों का शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट है सदस्य देशों के बीच क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्तमान में जान लेते हैं। ISA सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख अंतर सरकारी गठबंधन के रूप में उभरा है। ISA सदस्य देशों के बीच सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब भविष्य में जान लेते हैं क्या हो सकता है। ISA सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनने का प्रयास कर रहा है। ISA 2030 तक 10 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब अगली न्यूज़ है। हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? अब ऑप्शन जान लेते हैं। ए ऑप्शन है 7वें, बी ऑप्शन है 8वें, सी ऑप्शन है 9वें, डी ऑप्शन है 10वें। तो सी ऑप्शन सही है आपका, 9वें। अब आगे देख लेते हैं। इसका इतिहास जान लेते हैं। रायसीना संवाद 2016 में शुरू हुआ था। यह भारत का प्रमुख बहुपक्षीय सम्मेलन है जो भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर केंद्रित है। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। यह सम्मेलन सिंगापुर के सांगरी ला संवाद की तर्ज पर बनाया गया है। रायसीना संवाद का नाम रायसीना पहाड़ी से आया है जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। अब वर्तमान में जान लेते हैं। 9वें रायसीना संवाद का उद्घाटन 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस वर्ष का विषय चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन है। आगे देख लेते हैं। इस सम्मेलन में 115 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें 500 से अधिक वक्ता और 2000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं। इस सम्मेलन में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें शामिल है जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य, लोकतंत्र और शासन, और युद्ध और शांति। अब आगे देख लेते हैं इसका महत्व क्या है। रायसीना संवाद भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है क्योंकि यह दुनिया भर के नेताओं और नीति निर्माताओं को एक साथ लाता है। अगला पॉइंट है, यह भारत को अपनी विदेश नीति के प्राथमिकताएं साझा करने और वैश्विक मुद्दों पर अपनी आवाज़ को बुलंद करने का अवसर प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, यह सम्मेलन भारत के लिए व्यापार और निवेश को
बढ़ावा देने का भी एक अच्छा अवसर है। हम निष्कर्ष देख लेते हैं। रायसीना संवाद भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सम्मेलन है। अगला पॉइंट है, यह भारत को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद कर रहा है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कब दिया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है वर्ष 2021, बी ऑप्शन है वर्ष 2022, सी ऑप्शन है वर्ष 2023 और डी ऑप्शन है वर्ष 2024। तो ऑप्शन आपका सही है बी, वर्ष 2022। अब आगे देख लेते हैं। फ्रांस द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर फ्रांस शशि थरूर को दिया गया। उन्हें यह सम्मान 22 अगस्त 2022 में दिया गया था, लेकिन औपचारिक सम्मान 20 फरवरी 2024 को दिया गया। वे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वे 2009 से तिरुवनंतपुरम केरल के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, वे रसायन और उर्वरक पर अस्थायी समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट है, उन्हें विश्व आर्थिक मंच द्वारा कल के वैश्विक नेता के रूप में सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट है, अंबेडकर ए लाइफ, वी आर अंबेडकर के बारे में शशि थरूर द्वारा लिखित और 2022 में प्रकाशित एक किताब है। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।